सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे, चंगा होंगे। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन को लेके। जी हाँ, आपने अपने डेली लाइफ में कई तरह के ऑब्जेक्ट को मोशंस करते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि वे ऑब्जेक्ट किस तरह के मोशंस करते हैं? क्या सारे मोशन सेम हैं या फिर सबका मोशन अलग अलग है? अगर नोटिस किया होगा तो फिर उसको आप कैटेगराइज भी करना सीखेंगे। अगर आप नोटिस नहीं किए हैं तो आज के बाद से नोटिस करके आप उसको कैटेगराइज करना सीख जाएंगे। हम बात करेंगे आज ट्रांसलेशन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन को लेके। जी हाँ, बहुत बारीकी से अंतर है। वैसे ही रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, इसमें भी एक बारीकी से अंतर है। फिर हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, इसमें भी बहुत छोटा सा ही अंतर है। चलिए एक के बाद एक देखते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है और उसी तरह से रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। तो देखिए, जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है इसमें ऑब्जेक्ट एक पथ पर मूव करती है और उस पथ पर जब वो मूव करती है तो उसमें मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस बॉडी के अंदर मौजूद, वो सारे सेम डिस्टेंस, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करता है। और रेक्टिलिनियर मोशन में होता क्या है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पथ पे मूव कर रहा होता है तो वो पथ सीधा होना चाहिए। ओके, क्या कहता है डेफिनेशन? मोशन where object shifts from one point to another and all parts of the object move the same distance in the same time. Okay, and rectilinear motion, a type of translational motion where an object travels in a straight line like car on a flat road. तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या हुआ, एक तरह का ट्रांसलेशन मोशन ही है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो सीधी रेखा पथ पर मूव करती है। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। आप देख रहे हैं ये जो ट्रेन है ये अपने ट्रैक पे मूव कर रही है। इस ट्रेन पे बैठे हुए जितने भी सवारी हैं, यहाँ पे जितने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज़ कि ये जो सवारी है वो एक सेकंड में, मान के चलते हैं कि वो एक सेकंड में 10 मीटर मूव करता है, एक सेकंड में 10 मीटर। अगर ये पैसेंजर एक सेकंड में 10 मीटर मूव कर जाएगा, ये 10 मीटर मूव कर जाएगा, तो उसके पीछे जो बैठा हुआ और एक पैसेंजर है वो भी एक सेकंड में 10 मीटर ही मूव करेगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर हम एक एक इंसान को पार्टिकल मान लें तो वो सारे पार्टिकल्स इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पूरे ऑब्जेक्ट के मूव होने के साथ साथ। तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे क्या? ट्रांसलेशन मोशन। क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन के लिए बस कंडीशन यही है कि वो सीधी रेखा पथ पे मूव करनी चाहिए। अगर हमारा ट्रैक सीधा है, स्ट्रेट है, फ्लैट है, कहीं बैंकिंग नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसलेशन मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है। एक रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो वो भी सीधी रेखा पथ पे ही मूव करती है। हाँ, कुछ देरी बाद उसे एक कर्व पथ पे मूव करना होता है, लेकिन ये जाती है सीधी रेखा पथ पर। तो इसमें मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, है ना। तो सेम काइंड जो आपने ट्रेन में देखा था वैसे ही ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं, तो ये पीछे वाला पॉइंट एक सेकंड में अगर 20 मीटर मूव करता है तो उसके आगे वाला पॉइंट भी एक सेकंड में 20 मीटर ही मूव करेगा, है ना। तो ये भी क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन पे है। क्या रेक्टिलिनियर मोशन पे है? हाँ, ये रेक्टिलिनियर मोशन में कहलाएगा अगर ये स्ट्रेट लाइन पथ पे मूव करे। सिंपल है। तो इसमें एक बात आती है कि क्या हर रेक्टिलिनियर मोशन ट्रांसलेशनल है या फिर हर ट्रांसलेशनल मोशन रेक्टिलिनियर है? तो बात यह है कि हर रेक्टिलिनियर मोशन ट्रांसलेशनल है। ओके, आप यहाँ पर पढ़ें कि टाइप ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, यानी ट्रांसलेशन मोशन और भी अलग तरह के भी हो सकते हैं। यानी अगर ये बैंकिंग रोड पे मूव करे, यही ट्रेन अगर बैंकिंग रोड पे मूव करे तो ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कहलाएगा, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए कंडीशन क्या है? सिंपल है कि उसमें मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करने चाहिए। तो वो बैंकिंग रोड भी हो, अगर बैंकिंग ट्रैक भी हो, तो ये जो पैसेंजर्स हैं एक सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करेगा, ये भी एक सेकंड में 10 मीटर ही ट्रैवल करेगा। बैंकिंग रोड से उसको कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन उस कंडीशन पे, वो बैंकिंग रोड वाले कंडीशन पे, बैंकिंग ट्रैक वाले कंडीशन पे वो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कहलाएगा। ऑलराइट, सिंपल है। ट्रांसलेशन मोशन के लिए जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करने चाहिए, और रेक्टिलिनियर मोशन के लिए
स्ट्रेट लाइन पथ पे मूव करनी चाहिए। ऑलराइट, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन होता क्या है? रोटेशनल मोशन में कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट टर्न करता है या फिर स्पिन करता है। और एक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, यहाँ क्या है, फिक्स्ड एक्सिस, और सर्कुलर मोशन में फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेशन करता है। ओके, देखिए ये जो टॉप है, ये टॉप का मोशन किस तरह का मोशन होगा? रोटेशनल। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई स्टोन है, इसका जो मोशन है ये किस तरह का मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस। अगर कोई एक्सिस के अबाउट मोशन हो दैट इज रोटेशनल मोशन, और कोई पॉइंट के अबाउट मोशन हो तो दैट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग along a round या फिर सर्कुलर path around a fixed point like a stone tied to a string being reeled around। ओके, आप और भी एग्जांपल सोच सकते हैं। आप थोड़ा नोटिस करिए कि अपने डेली लाइफ में आप और किस किस तरह के इस तरह का मोशन को देखते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि फैन का घूमना, जो पंखा होता है उसका घूमना किस तरह का मोशन होगा? सर्कुलर या रोटेशन? तो अगर मैं पूरा फैन का बात करूँ तो पूरा फैन, द होल फैन इज रोटेटिंग, द होल फैन इज रोटेटिंग बिकॉज इट नीड्स एक्सिस, है ना, जिस पे वो टंगा हुआ है उसी के अबाउट तो वो मूव कर रहा है। तो पूरा फैन को अगर हम लेके चलें तो पूरा फैन रोटेशनल मोशन पे है। अगर मैं उस फैन का इन ब्लेड्स के बारे में बात करूं तो ये ब्लेड्स किस तरह के मोशन पे होंगे? सर्कुलर मोशन पे, क्योंकि इस ब्लेड में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो क्या हो रहा है? वो तो सर्कुलर मोशन पे है ना, और उसका फिक्स पॉइंट ये हो गया। तो पूरा फैन के लिए बात करें तो वो हो गया रोटेशनल मोशन में, उसके कोई ब्लेड के लिए बात करें तो वो हो गया सर्कुलर मोशन में। इस तरह से आपने देखा होगा कि जो व्हीकल, गाड़ी, बस, ट्रेन, जो भी हैं, बाइक्स, ये जो चलते हैं, इसके जो व्हील है, पहिया है, वो किस तरह का मोशन है? इसके लिए आप कमेंट करिए, है ना। सब कुछ मैं नहीं करूँगा, आपका भी जिम्मेदारी बनता है। अगर आपने समझा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, देखते हैं आगे। ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, या इसमें भी बहुत छोटा सा अंतर है। देखिए, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है, अपने फिक्स्ड पॉइंट से टू एंड फ्रो मूव करता है। वाइब्रेटरी मोशन में भी क्या होता है? वैसे ही होता है, अपने फिक्स्ड पॉइंट से टू एंड फ्रो मूव करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, वाइब्रेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड क्या होता है? बहुत कम होता है। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या समझते हैं आगे? ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आप देख रहे हैं ये बॉब है, ये पूरा पेंडुलम है, पूरा क्या है? पेंडुलम, पूरा पेंडुलम है। और इस पेंडुलम में जो बॉब है ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है अपने फिक्स पॉइंट से। ये हो गया इसका फिक्स पॉइंट, इसके फिक्स पॉइंट से टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव कर रहा है ना। अपने फिक्स्ड पॉइंट से, मीन पोजीशन से, उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है कि सपोज ये बॉब यहीं तक जा पाया, है ना, यहाँ तक जा पाया, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अपने मीन पोजीशन से वो कितना आगे गया और कितना पीछे गया, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। तो जब एक बॉब आगे पीछे जाता है उसका एम्पलीट्यूड, और एक स्ट्रिंग है, ये गिटार का स्ट्रिंग है, अब आप इमेजिन करिए ये गिटार का स्ट्रिंग कितना आगे पीछे जाता है? बहुत कम ना। तो यानी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम है, किसके मुकाबले? इस बॉब के, इस पेंडुलम का जो बॉब है इसका एम्पलीट्यूड का मुकाबले। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो बॉब है ये ऑसिलेटरी मोशन पे है, और ये जो स्ट्रिंग है ये वाइब्रेटरी मोशन पे है ना। तो वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होता है, और ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है ना। आपने झूला झूला होगा, आप तो नहीं बोलते हैं कि मैं जब झूला झूल रहा हूँ तो मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, आप ऑसिलेट कर रहे होते हैं, है ना। तो वाइब्रेशन क्या होता है कि जब बर्तन गिर जाए तो जो आवाज़ आती है, तो जो मोशन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है
है ना। कोई स्ट्रिंग को जब आप छेड़ देते हैं तो स्ट्रिंग जो मोशन करती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती है। यानी हम जब उसका एम्पलीट्यूड का कंपैरिजन करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के साइज से करेंगे, है ना। कि देखिए इस बॉब का जो साइज़ है और उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसके मुकाबले बॉब का साइज़ तो बहुत ही कम है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये ऑसिलेटरी है। और आप स्ट्रिंग का साइज़ देख रहे हैं, आपका स्ट्रिंग का साइज से उसका जो आगे पीछे होना यानी एम्पलीट्यूड ये बहुत ही कम है, तो हम कहेंगे वो वाइब्रेटिंग मोशन पे है। वैसे ही जब बर्तन गिरती है तो बर्तन का साइज और उसके आगे पीछे होने का जो लेंथ है कंपेयर करिए, तो उस कंडीशन में आप क्या कहिएगा, वो वाइब्रेटिंग मोशन ही कहलाएगा। अभी देखते हैं जो डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश पे। हाँ, ऑसिलेटरी मोशन ए रेगुलर रिपीटिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो अराउंड ए सेंटर या फिर मेन पोजिशन लाइक ए स्विंगिंग क्लॉक पेंडुलम, जो मैंने कहा है ना, अपने आगे पीछे होना, रेगुलर एंड रिपीटिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अपने मेन पोजीशन से। और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि ए फास्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन विद रैपिड टीनी बैक एंड फोर्थ। देखिए टीनी टीनी वही है कि छोटा एम्पलीट्यूड, है ना। और एक बात है कि रैपिड होगा, माने बहुत फास्ट होगा भाई, है ना। बैक एंड फोर्थ सिमर्स सच एज पल्प गिटार स्ट्रिंग। ओके, तो आप समझ गए ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है। तो हम लोगों ने बात कर लिया ट्रांसलेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें और भी कुछ एग्जांपल बात करने का ज़रूरत था ना, है ना। ठीक है, कोई नहीं, और 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कि एक स्लाइड है ना, एक स्लोप है, इसमें स्लाइड करेगा एक स्लाइडर, इसमें एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, तो एक स्लोप है, इस स्लोप पे एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है इस तरह से। इसका मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेशनल रेक्टिलिनियर दोनों होगा क्या। तो देखते हैं, इसमें मौजूद सारे पार्टिकल्स क्या सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट 1 सेकंड बाद यहाँ पहुँच जाता है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, ये पार्टिकल 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 यहाँ रहेगा। क्या सबने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसने इतना डिस्टेंस, इसने इतना डिस्टेंस, इसने इतना, इसने इतना और इसने इतना, तो सबने इक्वल डिस्टेंस ही कवर किया, तो हम क्या कहेंगे ये ट्रांसलेशनल मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन है क्या, आप पूरा ऑब्जेक्ट को देखिए, क्या वो स्ट्रेट लाइन पथ पे मूव कर रही है, हाँ स्ट्रेट लाइन पथ ही तो है। स्लोप है तो स्लोप है तो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन तो हुआ, हाँ। तो ये दोनों तरह का मोशन में होगा, है ना। देखिए ऐसे कितने भरे बड़े एग्जाम्पल हैं, आप खुद भी इसको कैटेगराइज करिए, है ना। सारे मैं बता दूँ तो पढ़ने की क्या मज़ा, है ना। तो आप खुद भी इसको कैटेगराइज करिए। आप जब कैटेगराइज करना चाहिएगा तो आपको कहीं कहीं डाउट भी हो सकता है। जैसे आप कुछ इस तरह का भी सोचिए कि एक ऐसा मोशन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट का मोशन जिसमें आपको ट्रांसलेशनल भी देखने को मिले, जिसमें आपको रोटेशनल भी देखने को मिले और जिसमें आपको ऑसिलेटरी भी देखने को मिले, क्या इस तरह का हो सकता है। आप कमेंट करिएगा, मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले उससे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट इट्स सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इफ इट्स डायमेंशन आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। हाँ भाई, हम भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ये बस भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, पूरा पृथ्वी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कहला सकता है। कब ना, जब उसका अपना डायमेंशन के मुकाबले उसका जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग का हाइट कितना होगा, 5 to 6.5, है ना। हम लोग इतने ही हाइट के होते हैं, है ना। तो अगर मैं 500 किलोमीटर मूव करूं, ये मैंने फीट में बोला, है ना। अगर मैं सेंटीमीटर में बोलूं तो 160 या फिर 158 to 170 ऐसे कुछ, इतने सेंटीमीटर। अब आप खुद कंपेयर करिए, 500 किलोमीटर के मुकाबले ये डिस्टेंस क्या ही है, नेग्लिजिबल है ना, है ना। या फिर चलिए और भी थोड़ा ले लेते हैं, 5000 किलोमीटर, अब तो नेग्लिजिबल होगा। तो उस कंडीशन पे हम क्या कहलाएंगे, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। पृथ्वी एक, अगर हम पूरा सोलर सिस्टम के लिए बात करें तो सोलर सिस्टम में जो अर्थ है हमारा वो भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि उसके डिस्टेंस के मुकाबले उसका साइज कम ही है
है ना, बहुत ही कम है। आगे बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन इसको समझेंगे तो सिंपल है, नहीं समझेंगे तो हार्ड ही है बाबा सब कुछ। ओके, डिस्टेंस है क्या और डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्टेंस है लेंथ ऑफ पाथ और डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट्स ऑल। इतना जो भारी भरकम टर्म में मैंने लिखा है बस आपका नोट्स, आपका कॉपी भरने के लिए, है ना। और एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ता है, बस इतना लिखिएगा तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, आप थोड़ा भरिएगा तो मार्क मिलेगा, है ना। लेकिन हाँ भाई सारे पॉइंट्स को लिखा है। देखिए द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज डिस्टेंस, है ना। लेंथ ऑफ पथ, सीधी बात करें तो लेंथ ऑफ जो पथ है यानी रास्ते की जो लंबाई है उसी को फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। सपोज़ कि आप यहाँ हैं, ये आपका घर है, घर GHR घर, और आप स्कूल के लिए जाएंगे और स्कूल यहाँ है, तो आप इस रास्ते से होते हुए गए। अगले दिन आपको अलग रास्ते को पकड़ने का मन किया, आपने इस रास्ते से होके गया। किसी दिन आप स्कूल के लिए लेट हो रहे थे तो आपने सीधा रास्ता अपना दिया, है ना। ये जो सारे रास्ते हैं, ये सारे रास्ते की लंबाई लेंथ कहलाएगी। ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ है, रास्ते की लंबाई, है ना, रास्ते की लंबाई, उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस। तो रास्ता, ये भी तो रास्ता है तो इसका लंबाई भी डिस्टेंस है, ये भी रास्ता है तो इसका भी लंबाई डिस्टेंस है, और ये भी रास्ता है तो इसकी भी लंबाई डिस्टेंस होगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो कम से कम डिस्टेंस कौन सा है? यही ना है, सिर्फ इसी रास्ते पे जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच पाएंगे, तो दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? डिस्टेंस की यूनिट होती है, अगर सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर, एसआई में बात करें तो मीटर। एक स्केलर क्वांटिटी होता है डिस्टेंस, यानी इसके मैग्नीट्यूड होते हैं, इसके मैग्नीट्यूड होते हैं, और जो इसके डायरेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, यानी इसके डायरेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको हम मेज़र करते हैं ओडोमीटर के जरिए, है ना। जो डिवाइस होता है ओडोमीटर, जो बाइक में या फिर कोई कार में लगा होता है, देखिएगा उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है स्पीडोमीटर, दूसरा होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर में ये होता है ऐसे, ये जो होता है ये होता है स्पीडोमीटर। यहाँ नीचे जो एक आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा रहता है कुछ 500 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर लिखा रहेगा, ये होता है ओडोमीटर, ठीक है। ये तो रीडिंग है, डिवाइस उसके अंदर है भाई। डिस्प्लेसमेंट ये ना कहे कि भाई हमको सजाने भूल गए तुम, तो इसको भी थोड़ा सजा ही देते हैं, इतना नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। डिस्टेंस को सजाए थे, डिस्प्लेसमेंट को भी सजा दिया। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? जो मैंने कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है और ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसके मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं, दोनों होते हैं। और देखिए ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन, ये हो गया इनिशियल पोजीशन। इन दोनों को जो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अच्छा, आपको ये पता है कि पोजीशन होता है क्या है? ये जो मैंने बार बार बोला कि पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। पोजीशन होता है ना, आप जहाँ पर भी खड़े हैं तो आप हैं ऑब्जर्वर, तो आपसे कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वही होगा उसका पोजीशन। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा पोजीशन। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, ऑब्जेक्ट है यहाँ, है ना, तो आप खुद को ओरिजिन पे रख देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपसे या फिर ओरिजिन से, वो कहलाएगा पोजीशन उसका। ओके, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है ना। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, ये इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ ओरिजिन से। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे हो सकता है बताते हैं। ये हो गया पॉइंट ए जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आप यहाँ से 500 मीटर मूव करते हैं, आप यहाँ से 500 मीटर मूव करते हैं और आप पहुँच जाते हैं बी में, और आपने स्ट्रेट लाइन पथ को चूज किया मूव करने के लिए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 500 मीटर। आपका डिस्टेंस कितना हो गया? 500 मीटर। तो आपका डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों ही यहाँ पर इक्वल होगा, है ना। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर इक्वल होता है? अगर वो रास्ता
स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। ओके, फिर आपने क्या किया कि बी से फिर से आप ए में आ गए, है ना। तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आपने 0 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्यों ऐसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपका इनिशियल पॉइंट ये था और आप जा करके फिर वापस आ गए, तो आपका फाइनल पोजीशन भी यही हो गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, तो 0 होगा। और डिस्टेंस क्या होता है ना कि लेंथ ऑफ पथ। तो आपने कितना पथ को ट्रैवल किया, आप यहाँ से ए से बी गए 500 मीटर, फिर बी से ए आए 500 मीटर, है ना। तो इस बीच में आपने कितना लेंथ कवर किया, 500 + 500 यानी 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर। ऑल राइट, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर 0 जब ए से ए में ही पहुँचा, और डिस्टेंस हो गया जब ए से ए में ही पहुँचा तो हो गया 1 किलोमीटर यानी यहाँ पर 1000 मीटर। ओके, फिर से एक केस लेते हैं कि ए से बी तक गए और फिर बी से आगे इसके बीच में, और ये हो गया 250 मीटर। क्या किए आप, ए से बी में गए और फिर बी से सी में आ गए, और बी से सी का जो में आए उसमें आपने 250 मीटर कवर किया। तो अब आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो क्या होगा, ए से सी तक। पहले तो ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक आए, तो इसमें आपने कितना लेंथ कवर किया, 500 + 250 मीटर यानी 750 मीटर आपने लेंथ कवर किया है। तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी में गए और फिर बी से सी में आए, इसमें 500 मीटर ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और आपने उल्टा फिर आया, उल्टा आया ना। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानूँ तो इधर आने को मैं नेगेटिव डायरेक्शन मानूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन होते हैं, है ना। तो -250 मीटर, या फिर आप सिंपल समझिए कि ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, वही 250 मीटर ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर 250 मीटर और डिस्टेंस हो गया 750 मीटर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बात ये समझते हैं कि डिस्टेंस कैसे वेक्टर नहीं है और डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर है, यानी डिस्टेंस के डायरेक्शन कैसे नहीं होते हैं और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन कैसे होते हैं। कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन है। चलिए यहाँ समझिए, ए से बी तक जाने के इतने सारे रास्ते हैं, पथ 1, पथ 2, पथ 3 एंड पथ 4। हम इस रूट से होते हुए जाएं, इस पथ से होते हुए जाएं, तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा क्या? नहीं, ये शॉर्टेस्ट नहीं है, तो ये डिस्टेंस ही कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। ये भी डिस्टेंस ही कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं। ये जो है ये डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कम से कम दूरी तो यही हो सकती है, और ये भी डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो आप कोई भी रूट को चूज करिए तो डिस्टेंस तो कहलाएगा, लेकिन कोई भी रूट को चूज़ करने से वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ रूट नंबर 3, पथ नंबर 3 को चूज़ करने से ही वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप इसी डायरेक्शन पे जाएं, इसी दिशा में जाएंगे तब वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट एक खास दिशा के लिए होती है ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन होते हैं। और आप कोई भी डायरेक्शन में चले जाइए तो वो डिस्टेंस कहलाती है। तो जिसके बहुत सारे दिशा होते हैं उसका क्या दिशा होता है भाई? कोई दिशा नहीं होता, है ना। तो डिस्टेंस का कोई इस तरह से डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाने से वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ऑलराइट, क्लियर हो गया आपको? अभी समझिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों मोड़ दे दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है ना उसका। नेगेटिव तो उसका डायरेक्शन को लिए होता है ना, कि अगर मैंने ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने को मैंने पॉजिटिव लिया है तो ईस्ट से वेस्ट की ओर आने को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन डिस्टेंस के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस कोई डायरेक्शन नहीं होता। ओके, तो ये बड़ा होगा और क्या ना बराबर हो सकता है। तो बराबर किस कंडीशन में होगा ना, जब स्ट्रेट लाइन पथ होगा। तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इस कंडीशन में जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इस रूट से होते हुए जाया जाए
तो ये डिस्टेंस तो कहलाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही अलग होगा। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है ना। तो आपको समझ में आ रहा है तो किस तरह से डिस्टेंस बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से। चलिए एक लगे हाथ सवाल भी कर लेते हैं। आपको होमवर्क भी दें, देना जरूरी है। क्वेश्चन ये है, अपना दोस्त जो है वो एक सेमी सर्कुलर पथ को ट्रेस करता है, इसमें मूव करता है। एक सेमी सर्कुलर पथ है और इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। वो इस पथ पे मूव करता है, ये ए से लेके बी तक मूव करता है। अब है कि इसमें डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, ना जिस पथ में वो ट्रैवल किया उसका लेंथ, द लेंथ ऑफ पथ इज नॉन एज डिस्टेंस। तो सेमी सर्कुलर पथ है, तो एक सर्कुलर पथ का पैरामीटर क्या होता है। देखिए पैरामीटर क्या होता है ना, पैरामीटर है आपका बाउंड्री का लेंथ। जैसे सर्कल का मैं पैरामीटर का बात करूँ, सर्कल का पैरामीटर मीन्स ये जो सर्कल का बाउंड्री है ना इसका लेंथ, तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर पथ है उसका क्या होगा, 2πr/2, 2 कैंसिल होना है तो πr, पाई होता है 22/7 इंटू आर, यहाँ पर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 7 तो 14 तो 44 मीटर। अच्छा मैंने सेंटीमीटर लिया क्या, नहीं मीटर लेते हैं भाई। हाँ तो 44 मीटर, उसने 44 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं देखा जाता कि वो कौन सा पथ से होके गया। डिस्प्लेसमेंट में तो बस ये देखा जाता है इनिशियल और फाइनल। अब ये देखिए उसके बीच में पहाड़ पर्वत नाला नदी कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट में हमें बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो बीच का सबसे कम से कम दूरी को देखना है। तो कम से कम दूरी तो यही होगा, भले ये इसमें चल के नहीं आया मेरा दोस्त, ये जो है ये इसमें चल के, ये तो इसमें चल के है ना, इसमें चल के नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही देखेंगे। तो इसमें क्या होगा 14 और ये भी तो 14 ही होगा, तो 14 + 14 मीटर इक्वल टू 28 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 28 मीटर और डिस्टेंस हो जाएगा 44 मीटर। ओके, एक सवाल आपके लिए, आप कमेंट करिएगा भाई। अब है कि मेरा दोस्त 3/4 ऑफ द सर्कुलर पथ को ट्रैवल किया, 3/4। ओके, ये कितना होगा, इसको अगर मैं 4 हिस्से में बांटूँ, इस तरह से 4 हिस्से में बांटता 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 + 1/4 यानी 2/4, यानी आधा, सर्कल का आधा। अब सर्कल का 3/4 पार्ट अब सर्कल, तो इसको ऐसे ऐसे से बांट देंगे तो यहाँ से यहाँ तक आया, ये 14 सेंटीमीटर है ए और ये बी। तो ए से बी तक आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए आप इसको बनाइए। बनाने के बाद आप कमेंट में इसको लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। अदरवाइज़ इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अगले क्लास पे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। और हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और उन सारे दोस्तों में इसको भेजिए, सेंड करिए जो ट्यूशन की वजह से अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।